हमने क्या देखा, ये देखिए नाउ आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो सदर्न मेसोपोटामिया का इलाका है ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है एज कंपेयर टू अदर एरियाज। 2400 से 1800 बीसी के बीच में शहरों का निर्माण हुआ अकड़ में, सेंट्रल मेसोपोटामिया के आसपास, कि लोगों ने जब सेटल होकर अलग अलग प्रकार के काम करने शुरू किए तो वो सब चीजें पहले भगवान को ला कर देते। सपोज उन्होंने कोई फसल उगाई तो वो पहले पूरी फसल काट के मंदिर में ले जाएंगे और भगवान को चढ़ाएंगे। क्यों? हेलो माय डियर क्लास 11th लवली स्टूडेंट्स, आई एम समीत त्रिपाठी, आपका अपना हिस्ट्री एजुकेटर, एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू ह्यूमैनिटीज वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली आपका वेट ओवर हो चुका है। आप इतने समय से जो डिमांड कर रहे थे कि सर प्लीज क्लास 11th के बच्चों के लिए भी कुछ लेकर आइए, तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए हम लेकर आए हैं क्लास 11th कंप्लीट चैप्टर रिकैप सीरीज। इसको आप एक तरीके से माइंड मैप सीरीज की तरह भी समझ सकते हैं, जहां पर हम कोशिश ये करेंगे कि शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कराएं। साथ ही साथ उस क्रिस्प चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड कराएं जिन नोट्स का इस्तेमाल करके आप अपनी आंसर राइटिंग प्रॉपर्ली कर सकें। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हिस्ट्री का पहला चैप्टर मैं आपको कवर कराने जा रहा हूं, जो कि है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। एंड इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे मेसोपोटामिया के बारे में। आज के इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा सो दैट आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। अब जब मैं बात करता हूं इस चैप्टर के बारे में, तो जैसे कि आप इस चैप्टर का नाम देख सकते हैं, राइटिंग एंड सिटी लाइफ, कि भाई विश्व में सबसे पहली बार लिखने का जो शुरुआत है वो कहाँ से हुआ और शहरों के निर्माण या शहरों की स्थापना कहाँ से शुरू हुई, उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। इतिहासकार मानते हैं कि इस राइटिंग और सिटी लाइफ का डेवलपमेंट सबसे पहले हुआ था मेसोपोटामिया के इलाकों में। अब सर ये मेसोपोटामिया का इलाका कौन सा है? ये मेसोपोटामिया प्रेजेंट डे इराक का इलाका है। अगर मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाऊं प्रेजेंट डे मेसोपोटामिया का इलाका, तो इट इज दिस एरिया जो प्रेजेंट डे इराक का इलाका है। दिस इज द एरिया ऑफ मेसोपोटामिया। ये एरिया था मेसोपोटामिया का। इसी मेसोपोटामिया में माना जाता है कि सबसे पहले शहरों का निर्माण हुआ, लोगों ने यहाँ पर लिखाई की शुरुआत की, जो कि आगे चलकर पूरी दुनिया में फॉलो हुआ। अब मेसोपोटामिया इस पूरे रीजन को बोला जाता है, इस पूरे इलाके को बोला जाता है। अब इसी मेसोपोटामिया के अंदर अलग अलग जगहों पर शहरों का निर्माण हुआ। तो आप देखेंगे कि इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर हम देखेंगे देयर वर मेनी डिफरेंट सेंटर्स ऑफ सिटी डेवलपमेंट या अर्बनाइजेशन, कि अलग अलग सेंटर्स थे जहां पर शहरों का निर्माण हो रहा था। जैसे इसी मेसोपोटामिया के अंदर सबसे पहले शहरों का निर्माण होना शुरू हुआ सदर्न मेसोपोटामिया में, जिसको सुमेर का इलाका बोला जाता था। आगे चलकर शहरों का निर्माण होना शुरू हुआ अकड़ के इलाकों में। अकड़ के बाद आपको देखने को मिलेगा कि दिस सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन इट शिफ्टेड टू बेबीलोन। बेबीलोन के बाद असीरिया इंपॉर्टेंट सेंटर बना और असीरिया के बाद बेबीलोनिया इंपॉर्टेंट सेंटर बना। और इन सभी जगहों पर शहरों के निर्माण के बाद आपको देखने को मिलेगा फाइनली, आप अगर देखेंगे तो ये रहा नेबर में ईरान। ईरान ने मेसोपोटामिया के ऊपर कब्जा कर लिया। तो मेसोपोटामिया बेसिकली इस पूरे इलाके को बोला जाता है। और ये जो मैं आपको नाम बता रहा हूं, सुमेर, अकड़, बेबीलोन, असीरिया, बेबीलोनिया, ये अलग अलग शहरों के नाम है जहां पर शहरों का निर्माण हुआ था। एंड इनका टाइम पीरियड भी अलग अलग है। अगर आप ध्यान से इस चार्ट को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सबसे पहले शहरों का विकास सुमेर के अंदर हुआ, सुमेर के बाद अकड़, अकड़ के बाद बेबीलोन, बेबीलोन के बाद नॉर्थ मेसोपोटामिया में असीरियंस, असीरिया के बाद बेबीलोन, बेबीलोनिया फिर से एक इंपॉर्टेंट सेंटर बना, एंड आखिरकार पर्शिया, दैट इज ईरान, ईरान का पुराना नाम है पर्शिया, इसने मेसोपोटामिया के ऊपर कब्जा कर लिया। एंड आखिरकार आगे चलकर अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि ग्रीस से आते हैं, यूरोप के इलाकों से, वो इस मेसोपोटामिया के इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। अब सर ये जो मेसोपोटामिया है, ये शब्द का मतलब क्या होता है? तो मेसोपोटामिया दोस्तों ये ग्रीक शब्द है, ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, मीसोस एंड पोटेमस। मीसोस का मतलब होता है मिडिल और पोटेमस का मतलब होता है रिवर। मतलब दो नदियों के बीच का जो इलाका है उसको मेसोपोटामिया बोला जाता है। कौन सी दो नदियां थी मेरी जान? वो दो नदियां थी सर, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर। कौन सी दो नदियां थी सर? यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर। तो यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी के बीच का जो पूरा इलाका है दैट वाज कॉल्ड मेसोपोटामिया। एंड प्रेजेंट ये रिपब्लिक ऑफ इराक का इलाका है। अब मेसोपोटामिया को हम सिविलाइजेशन या सभ्यता क्यों बोलते हैं? बिकॉज अब अगर आप देखेंगे तो हम इस चैप्टर के अंदर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जिसको सभ्यता बोला जाता है। अब व्हाट इज सभ्यता? सर ये सभ्यता क्या होती है, इसको हम सभ्यता या सिविलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए सभ्यता एक एडवांस्ड वे ऑफ लाइफ होता है। आपको पता है कि मानव इतिहास का विकास बहुत लंबे समय में हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है बेसिकली। हम पहले जंगलों के अंदर रहते थे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके हमने शहरों का निर्माण करना शुरू किया और शहरों के अंदर रहना शुरू किया, राइट सर?
अब होता क्या है कि पहले तो हम लोग शहर बनाकर नहीं रहते थे ना, पर्टिकुलरली किसी एक पर्टिकुलर जगह पर हमने सेटल होना शुरू किया, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हमने शहरों का निर्माण किया। तो जब मानव इतिहास में सबसे पहली बार इंसानों ने सेटल होना शुरू किया, एक शहरी जीवन की शुरुआत की, एक विकसित जीवन को जीना शुरू किया, तो उसी को सभ्यता बोला गया। एंड मेसोपोटामिया वो इलाका है जहां माना जाता है कि विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता का निर्माण हुआ, मतलब लोगों ने एक विकसित जीवन जीना शुरू किया, एक सेटल्ड जीवन जीना शुरू किया, शहरों का निर्माण करना शुरू किया। अब एक सभ्यता के अंदर आखिर ऐसी कौन सी चीजें थी जो इसको पुरानी जीवन शैली से अलग करती हैं? तो आप देखिए यहां पर शहरों का निर्माण हुआ, आर्ट एंड क्राफ्ट का शुरुआत हुआ है ना, कारीगरी करनी शुरू करी लोगों ने, कलाकारी करनी शुरू की लोगों ने, लिटरेचर लिखाई की शुरुआत हुई, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र के बारे में पढ़ना शुरू किया, ये तारे सितारों के बारे में पढ़ना शुरू किया, व्यापार करना शुरू किया और लोगों ने लिखना शुरू किया। एंड दैट इज द रीजन मेसोपोटामिया इज नोन एज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, या सभ्यता बोला जाता है उसको। इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, कि भाई जहां पर सबसे पहले शहरों का निर्माण हुआ, जहां पर सबसे पहले लिखने की व्यवस्था का निर्माण हुआ, और आगे चलकर दूसरे देशों ने उसी चीज को अपनाना शुरू किया। अब मेसोपोटामिया में आप देखेंगे कि अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर शहरों का निर्माण हुआ। जैसे 3200 से 2400 बीसी के आसपास सबसे पहले शहरों का निर्माण हुआ सदर्न मेसोपोटामिया में। सदर्न मेसोपोटामिया को पहले सुमेर बोला जाता था बिकॉज इट वाज द सेंटर ऑफ सिटी डेवलपमेंट। आगे चलकर शहरों का विकास होना शुरू हुआ अकड़ की ओर। माना जाता है इसी टाइम पीरियड से पहले यहां पर व्हील का इन्वेंशन हुआ था, व्हील पहिए का इस्तेमाल होना शुरू हुआ था, और इसी दौरान 3000 बीसी के आसपास सबसे पहली बार मेसोपोटामियंस ने भाषा और लिखने की शुरुआत की थी। सबसे पहली भाषा जो यहां पर बोली जाने लगी थी वो थी सुमेरियन भाषा, और जो सबसे पहली स्क्रिप्ट यूज हुई, जो सबसे पहले लिपि यूज हुई, इट वाज क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। आगे चलकर 2400 से 1800 बीसी के बीच में शहरों का निर्माण हुआ अकड़ में, सेंट्रल मेसोपोटामिया के आसपास। अकड़ एक इंपॉर्टेंट सेंटर बना जहां पर शहरों का विकास हुआ, और अकड़ के अंदर जब शहरों का विकास हुआ तो यहां पर सुमेरियन भाषा की जगह अकड़ियन भाषा का इस्तेमाल होने लग गया। 1800 से 1500 बीसी के बीच में फिर हमें देखने को मिलता है कि अकड़ से सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन जो है वो शिफ्ट हो गया बेबीलोन की तरफ। बेबीलोन एक इंपॉर्टेंट शहर बन गया, एंड ये सदर्न मेसोपोटामिया के लिए पूरा नाम यूज होने लगा बेबीलोनिया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है 1100 बीसी से 700 बीसी के बीच में शहरों का निर्माण हुआ नदर्न मेसोपोटामिया में, है ना, नॉर्थ के साइड में, जिसको एस्टैब्लिश किया था असीरियंस ने। असीरियंस ने अपना किंगडम एस्टैब्लिश किया, एंड इनफैक्ट असीरियंस ने एक नई भाषा भी इस्तेमाल करनी शुरू की, विच वाज कॉल्ड एरामाइक, और आगे चलकर हिब्रू भाषा। लेटर स्टेजेस में हमें देखने को मिलता है कि बेबीलोन फिर से एक इंपॉर्टेंट शहर बनता है, एक इंपॉर्टेंट सेंटर बनता है, लेकिन आगे चलकर बेबीलोनिया को कौन हड़प लेता है? सर पर्शियंस। और पर्शियंस को हराकर इस पूरे इलाके पर कब्जा कौन कर लेता है? सर अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो ग्रीस से आया हुआ था। एंड दैट इज द रीजन यू विल सी मेनी डिफरेंट नेम्स। तो ऐसा समझिए कि मेसोपोटामिया एक पूरे कंट्री का नाम है, और उसके अंदर ये जो अलग अलग शहर हैं ये उनके नाम है, सुमेर, अकड़, असीरिया, है ना, ये सारे नाम उन शहरों के हैं। आई होप यहां तक की बातें समझ आ रही हैं आपको। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि मेसोपोटामिया की खुदाई कब से शुरू हुई, मेसोपोटामिया के बारे में आखिर हमने जानना क्यों शुरू किया, आखिर ऐसा क्या था कि हमने मेसोपोटामिया के बारे में इतनी डिटेल स्टडी की, हमने उसके बारे में खोजना शुरू किया। क्योंकि देखो शहरों का निर्माण हुआ होगा, लेकिन जब बाद में आगे चलकर शहर नष्ट हो गए तो किसे याद होगा मेसोपोटामिया में सबसे पहले शहर बसे थे? कभी ना कभी तो मॉडर्न काल में या आधुनिक काल में लोगों ने वहां पर दोबारा स्टडी की होगी, रिसर्च की होगी, तभी तो उनको जानने को मिला कि मेसोपोटामिया में सबसे पहले शहर बसे थे, सबसे पुरानी सभ्यता थी यहाँ पर। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है बेसिकली यूरोपियंस से। यूरोपियंस की जो बाइबल है, उस बाइबल के अंदर दो किताबें हैं, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, राइट। तो ओल्ड टेस्टामेंट में बेसिकली क्या बात की गई कि धरती कैसे बनी, धरती कैसे चल रही थी, ऑल दोस थिंग्स। और न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट के जन्म और उसके बाद के बारे में बताया गया है। तो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर एक किताब है जिसका नाम है बुक ऑफ जेनेसिस। बाइबल की एक किताब है बुक ऑफ जेनेसिस, जिसमें बताया गया है कि इस धरती का निर्माण कैसे हुआ था, इस धरती में कैसे कैसे अलग अलग शहरों का विकास हुआ था। इस बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर बेसिकली एक शहर का जिक्र किया गया है विच इज शिमर, और इतिहासकार मानते हैं कि ये शिमर वही सुमेर था। ये शिमर कोई और नहीं बल्कि सुमेर था। शिमर का मतलब ही होता है ऐसा शहर जो ईंटों से बना हो। तो इतिहासकारों ने, ये यूरोपियंस के जो ये धर्म अनुयायी थे, उन्होंने क्या बोलना शुरू किया कि भाई ये हमारा ऐतिहासिक शहर है, हमें इसको खोजना होगा और हमें इसको ढूंढना होगा। काफी खुदाई की गई, काफी इसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इनफैक्ट 1840 से उरूक और मारी शहर को काफी विस्तृत रूप से खोदा भी गया, बट ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला जो कि इस कहानी को सच्चा बता सके। इसी के साथ साथ हमें एक और कहानी मिलती है बाइबल के अंदर जो बताती है स्टोरी ऑफ फ्लड की। एक बार बहुत धरती पर बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, और उस बाढ़ का मतलब उस बाढ़ में ऑलमोस्ट सभी चीजें नष्ट हो गई थी। लेकिन उसी बाढ़ के दौरान भगवान ने एक व्यक्ति को भेजा जिनका नाम था नोहा। और नोहा ने क्या किया, इस पूरी धरती के अंदर जितने भी अलग अलग स्पीसीज थे, प्रजाति थी, उनको बचा लिया। कैसे?
नोहा ने एक बहुत बड़ी सी नाव बनाई और उस नाव के अंदर हर एक प्रजाति के एक एक ग्रुप को, एक एक पेयर को उस नाव पर रख लिया कि सपोज एक मेल और फीमेल दोनों को वहां पर रख लिया और उनको एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। बाद में जब बाढ़ खत्म हो गई तो उन्हीं स्पीसीज के चलते ये धरती आगे कंटिन्यू हो पाई। अब सेम कहानी हमें मेसोपोटामियन लीजेंड्स के अंदर भी देखने को मिलती है, बट वहां पर नोहा का नाम ज़ियूसूद या उत्नापिष्टिम मेंशन किया गया है। नेवरदिलेस बहुत बड़े स्तर पे खुदाई करने के बाद भी यूरोपियंस को कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन एक चीज उनको मिल गई, वो ये कि मेसोपोटामिया वो इलाका है जहां पर सबसे पहली सभ्यता का निर्माण हुआ, सबसे पहले शहरों का निर्माण हुआ। नाउ अब आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा, ये रहा उर, उरुक, बेबीलोनिया, ये रही यूफ्रेट्स नदी, ये रही टिग्रिस नदी, और इन्हीं के बीच का जो इलाका था इट वॉज कॉल्ड मेसोपोटामिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर है हमारे पास यूफ्रेट्स नदी, यहाँ पर है हमारे पास टिग्रिस नदी, यहाँ पर पूरा डेजर्ट है, यहाँ पर ईरान के पथरीले पहाड़ हैं, और ये इलाका भी बहुत ज्यादा उपजाऊ तो नहीं है, लेकिन हाँ चूंकि यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी हैं ये इलाके को बहुत ज्यादा उपजाऊ बनाती हैं। अब मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी के अंदर हमें बहुत भिन्न भिन्न चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे मेसोपोटामिया के नॉर्थ में आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, यहाँ नदन साइड में आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अनइवन प्लेन्स हैं, मतलब ऐसे प्लेन हैं जो थोड़े से अनइवन हैं और अल्टीमेटली माउंटेन शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, यहाँ पर टिग्रिस नदी जो है उसकी छोटी छोटी सहायक नदियां जो हैं वो पूरे इलाके को हरा भरा बनाकर रखती हैं, मतलब यहाँ पर जमीन थोड़ी सी उपजाऊ है, पेड़ पौधे हैं, और माना जाता है कि यहीं पर मेसोपोटामिया के इलाके में सबसे पहली बार लोगों ने सेटल होकर खेती करनी शुरू की थी 7000 6000 बीसीई के आसपास। ईस्ट की बात की जाए तो ईस्ट में बह रही है टिग्रिस नदी, और उस टिग्रिस नदी की कई सारी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जो लोगों को मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देती थी, कि मतलब लोग इन नदियों के रास्ते से ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। और ज्यादा ईस्ट में अगर हम जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर ईरान के पहाड़ शुरू हो जाते हैं, विच इज नोन एज ज़ेग्रोस माउंटेन। नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में है स्टेपी ग्रासलैंड। अगर इस इलाके की बात की जाए तो ये वो इलाका है जहां पर बड़े बड़े घास के मैदान है, और यहाँ पर लोग रहकर क्या करते थे सर, वो चरवाहे का काम करते थे, भेड़ बकरियां पालते थे। वेस्ट में आपको देखने को मिलेगी यूफ्रेट्स नदी, और ज्यादा वेस्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर अरेबिया के डेजर्ट है। अब हम आ जाते हैं सदर्न मेसोपोटामिया में। मैंने आपको बताया था ना कि सदर्न मेसोपोटामिया वो इलाका है जहां पर सबसे पहली बार शहरों का निर्माण हुआ था। ऐसा क्यों सर? देखो ओरिजिनली तो ये पूरा इलाका डेजर्ट का इलाका ही है, यहाँ पर मिट्टी जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शहरों का निर्माण क्यों हो पाया? क्योंकि सर यहाँ पर बहुत उपजाऊ खेती होती थी। लेकिन सर आपने तो अभी कहा कि यहाँ पर डेजर्ट था, मरुस्थल था, यहाँ पर उतनी अच्छी खेती नहीं होती थी। ऐसा इसलिए होता था, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, क्योंकि यहाँ पर ये जो यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ बहती हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी नॉर्थ से साउथ की तरफ बहती हैं और ये पर्शियन गल्फ में जाकर मिल जाती हैं। अब होता क्या है कि जब नदी पहाड़ों से नीचे की तरफ बहती है तो ऊपर की तरफ उनका प्रवाह बहुत तेज होता है, और उस दौरान वो अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर बहा कर लाती हैं। लेकिन नीचे आते आते तक नदी का प्रवाह बहुत धीरे हो जाता है, तो नदी क्या करती है, इस इलाके में बहुत सारे कंकड़ पत्थर को जमा कर देती है। अब उन्हीं कंकड़ पत्थर से ये जमीन बहुत उपजाऊ बनती है। अब जब भी कभी नदियों में बाढ़ आती थी तो वो पानी इस पूरे इलाके में फैलकर कंकड़ पत्थर को सेटल कर देता था और इस जमीन को बहुत ज्यादा उपजाऊ बना देता था। और यही कारण है कि सदर्न मेसोपोटामिया में सबसे ज्यादा खेती होती थी, और यही कारण है कि सदर्न मेसोपोटामिया में सबसे पहले शहरों का निर्माण हो पाया। ठीक है, तो ये कंकड़ पत्थर और मिट्टियां जो ये यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी बहाकर ला रही हैं वो इस सदर्न मेसोपोटामिया के इलाके में जमा कर देती थी, एंड यही कारण है कि यहाँ पर सबसे बढ़िया तरीके से खेती हो पाई। ज्यादा खेती हुई तो ज्यादा लोग यहाँ पर सेटल हुए, ज्यादा लोग सेटल हुए, खाने पीने की कमी नहीं थी तो लोगों ने दूसरे काम भी करने शुरू किए खेती के अलावा, और तभी तो शहरों का निर्माण होना शुरू हुआ। और यही कारण है कि सदर्न मेसोपोटामिया बिकेम द फर्स्ट एरिया जहां पर शहरों का निर्माण होना शुरू हुआ। खेती नॉर्थ ईस्ट में भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर नहीं हो रही थी, लेकिन सदर्न मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव थी, और यही कारण है यहां पर सबसे पहले शहर बन पाए। अब एग्रीकल्चर की बात की जाए तो मेसोपोटामिया के लोग गेहूं, बार्ले का मतलब होता है जौ, पीस का मतलब होता है चना, पीस का मतलब क्या होता है सर? चना। लेंटिल का मतलब होता है दाल, ये सब उगाते थे। इसी के साथ साथ मेसोपोटामिया के लोग आपने देखा चरवाहे का भी काम कर रहे थे। तो स्टेपी ग्रासलैंड का जो इलाका है, ये जो घास के मैदान है, यहाँ पर रह रहे लोग जो हैं वो चरवाहे का काम कर रहे हैं, वो भेड़ बकरियां पाल रहे हैं, है ना। और नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, यहाँ पर लोग छोटी मोटी खेती कर रहे हैं और साथ ही साथ खजूर उगा रहे हैं। राइट सर। अब आपको देखने को मिलेगा कि ये पास्टोरलिस्ट जो है ये क्या कर रहे हैं सर, ये दूध प्रोड्यूस कर रहे हैं, मीट, वूल, फिश। डेट पाम्स का मतलब क्या होता है? खजूर। ये लोग खजूर उगा रहे हैं। राइट सर।
अब हमने क्या देखा, ये देखिए नाउ आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो सदर्न मेसोपोटामिया का इलाका है ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है एज कंपेयर टू अदर एरियाज, राइट सर। अब सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म, क्या सिर्फ ज्यादा खेती होने से ही शहरों का निर्माण हो जाता है, या फिर शहरों का महत्व क्या होता है, या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि आखिर शहर क्यों बोल रहे हैं हम इनको, ऐसा क्या हो रहा था कि हम ऐसा मान रहे हैं कि सर यहां पर शहरों का निर्माण होना शुरू हो गया था। तो पहली चीज जो हमें याद रखनी है कि 3000 बीसी के आसपास से मेसोपोटामियंस ने कॉपर ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कॉपर और टिन को मिलाकर ब्रॉन्ज बनाना शुरू कर दिया था, और इसीलिए इस पूरे सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है सर। दूसरी चीज क्या कि मेसोपोटामिया के जो शहर थे वहां पर बहुत बड़ी संख्या में पॉपुलेशन रह रही थी, मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या वहां पर रह रही थी। शहरों के अंदर जनरली पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होती थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि शहर उस इलाके को बोला जाता है जहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो खेती के अलावा दूसरे काम कर रही हो। तो मेसोपोटामिया के मैक्सिमम लोग जो सदर्न मेसोपोटामिया में रह रहे थे वो लोग खेती के अलावा अब दूसरे काम करना भी शुरू कर दिए, जैसे व्यापार, जैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सामान बनाने का काम कर रहे हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। एंड यही कारण है कि हम मानते हैं कि यहां पर शहरों का निर्माण हो गया था। अब एक और चीज जो होती है वो ये होती है कि शहर कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियसली शहरों को गांव के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ता है खाने पीने के लिए। तो एक व्यापार की व्यवस्था भी शुरू हो जाती है, एक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी शुरू हो जाता है। तो ये हमें मेसोपोटामिया में देखने को मिलता है कि मेसोपोटामिया के जो शहर होते थे वो गांव के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। किस चीज के लिए? सर फूड प्रोडक्ट्स के लिए। और सेम वे में गांव डिपेंडेंट होते थे शहरों के ऊपर, क्यों? सर फाइनल प्रोडक्ट्स के लिए। तो दूसरा मेन डेवलपमेंट क्या हो रहा था? इंटरडिपेंडेंस ऑफ सिटीज एंड विलेजेस, राइट सर। इसी के साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है कि शहर के जो लोग थे वो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्शन कर रहे थे, जैसे वो टूल्स बना रहे थे, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बना रहे थे, सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे थे। इसी के साथ साथ शहर वो इलाका होता है जहां पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ कि हर व्यक्ति एक प्रकार का ही काम कर रहा होता है। अब जैसे से फॉर एग्जाम्पल मैं एक मूर्तिकार हूं, तो क्या मैं पत्थर भी खुद लेकर आ रहा हूं? नहीं सर, पत्थर मुझे कोई और प्रदान कर रहा है। क्या मैं खुद से औजार बना रहा हूं? नहीं सर, औजार बनाने का काम कोई और कर रहा है। क्या मैं अलग अलग रंग बना रहा हूं? नहीं सर, वो रंग बनाने का काम भी कोई और कर रहा है। सेम वे में मुझे मूर्तियां बनाने के लिए किसी भी और चीज की जरूरत है, तो क्या मैं वो खुद बना रहा हूं? नहीं सर। मतलब हर एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप है। सेम वे में एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज मैं पेंटर हूं, तो क्या मैं कागज खुद बनाता हूं? नहीं सर, मैं कागज बनाने वाले से कागज खरीदता हूं। क्या मैं कलर्स खुद बनाता हूं? नहीं सर, मैं कलर बनाने वाले से कलर खरीदता हूं। क्या मैं पेंट ब्रश खुद बनाता हूं? नहीं, मैं पेंट ब्रश बनाने वाले से पेंट ब्रश खरीदता हूं। और फाइनली मैं सिर्फ पेंटिंग करता हूं। तो शहर वो जगह है जहां पर हर एक व्यक्ति एक अलग प्रकार का काम कर रहा है, एंड अल्टीमेटली उन सभी के कामों को मिलाकर एक फाइनल काम हो पा रहा है। दूसरी चीज, एक सामाजिक व्यवस्था होती है शहरों के अंदर। कैसी सामाजिक व्यवस्था? अब देखिए सर, ऑब्वियस सी बात है, इतने भिन्न भिन्न प्रकार के काम हो रहे हैं तो समाज के अंदर कुछ लोग सामान ला कर देंगे, है ना, कुछ लोग जो है सामान बनाएंगे, कुछ लोग जो है सामान बेचेंगे। लेकिन ये सब काम करने के लिए भी तो एक व्यवस्था चाहिए ना। तो इस व्यवस्था को बनाने के लिए क्या होता है? एक राज्य व्यवस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नेंस, जिसमें कुछ लोग जो होते हैं वो आदेश देते हैं, है ना। कुछ लोग जो होते हैं वो आदेश देते हैं। आदेश किस चीज के लिए? सर वो ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, है ना। वो ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए आदेश देते हैं कि साहब व्यापार होगा, प्रोडक्शन होगा, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए वो लोग आदेश देते हैं। और वहीं पर दूसरे लोग जो होते हैं वो आदेश मानते हैं। मतलब शहर वो जगह होती है जहां पर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर रिकॉर्ड कीपिंग, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर आदान प्रदान हो रहा है सामानों का, तो यहाँ पर रिकॉर्ड कीपिंग भी की जाती है। अब क्या ये सारी चीजें मेसोपोटामिया के शहरों में हो रही थी? धीरे धीरे करके हम आगे देखेंगे। अब देखो, आगे चलकर हम देखें तो शहर वो जगह होती है जहां पर व्यापार भी होता है। मेसोपोटामिया के लोग व्यापार में बहुत बड़े स्तर में इन्वॉल्व थे। क्यों इन्वॉल्व थे? देखो, मेसोपोटामिया के लोग खेती तो कर ही रहे थे, लेकिन खेती के अलावा वो दूसरी चीज जो बहुत बड़े स्तर पे कर रहे थे, जो एक शहरी जीवन का मुख्य कारक बनता है, वो था व्यापार करना। मेसोपोटामियंस वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन ट्रेड एंड कॉमर्स। अब देखो, हमने देखा कि मेसोपोटामिया के इलाकों में फूड रिसोर्सेज और कपड़े, टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? सर टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़े। तो उनके पास वूल और कॉटन और साथ ही साथ खाने पीने का प्रॉपर सामान था। लेकिन उनके पास कमी किस चीज की थी? सर नेचुरल रिसोर्सेज की। उनके पास प्राकृतिक संसाधन दूसरे प्रकार के नहीं थे। कैसे सर? उनके पास अच्छी क्वालिटी के पत्थर नहीं थे, लकड़ियां नहीं थी, उनके पास धातु मेटल नहीं थे, उनके पास लकड़ियां नहीं थी जिससे कि वो नाव बना सके, घर बना सके। तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था? सर व्यापार। मेसोपोटामियंस ने बार्टर सिस्टम करना शुरू किया। व्हाट इज दिस बार्टर सिस्टम? सर बार्टर सिस्टम वो होता है जहां पर हम सामान के बदले में सामान का एक्सचेंज करते हैं, जिसको हम वस्तु विनिमय बोलते हैं।
जब सामान के बदले में सामान को एक्सचेंज किया जाता है तो उसे बार्टर सिस्टम बोला जाता है। अब मेसोपोटामियंस ने क्या देखा कि उनके आसपास के जो इलाके थे, आसपास के जो सेटलमेंट्स थे, वहां पे लोगों के पास नेचुरल रिसोर्सेस थे, लेकिन उनके पास खाने पीने की कमी थी। और मेसोपोटामियंस के पास खाने पीने की व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज की कमी थी, तो इन्होंने आपस में एक्सचेंज करना शुरू किया। मेसोपोटामियंस ने अपने कपड़े और खाने पीने की वस्तुएं किसको देनी शुरू की सर? टर्की, ईरान और दूसरी गल्फ कंट्रीज को, और बदले में उनसे वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल, स्टोन्स ये सब लेना शुरू किया। सो दिस इज हाउ बार्टर सिस्टम या एक्सचेंज व्यवस्था इट डेवलप्ड इन मेसोपोटामिया। तो मतलब क्या हुआ कि मेसोपोटामियंस व्यापार में इन्वॉल्व थे। अब देखो, व्यापार करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था अच्छी हो, सामान को ले जाने ले आने के लिए व्यवस्था अच्छी हो। तो मेसोपोटामियंस क्या करते थे सर? ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया रहे, सस्ता रहे, तो प्रॉफिट होगा अच्छा खासा ट्रेड में। तो मेसोपोटामियंस क्या करते थे? मेसोपोटामियंस के पास एक सबसे अच्छी चीज क्या थी? उनके दोनों तरफ कई सारी नदियां थी, तो वो नदियों से कई सारी छोटी छोटी नहरें बना लेते थे, और उन्हीं नहरों से वो नाव के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। दे यूज्ड टू मेक बोट एंड बार्जेस, नाव छोटी छोटी बना लेते थे वो, और एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। वो नहर बना लेते थे, या छोटी छोटी नदियों की जो स्ट्रीम्स बन जाती थी, उन्हीं में ट्रेवल करके सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। अब नाव से ट्रेवल करने में उनका कोई खर्चा नहीं लगता था, इसलिए मेसोपोटामियंस के लिए व्यापार बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल था। उनका मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या था सर? वाटर ट्रांसपोर्टेशन, यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी से। एंड इनफैक्ट यूफ्रेट्स नदी उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज जो भी उनका मेजर व्यापार होता था वो यूफ्रेट्स नदी से ही होता था दूसरे देशों के साथ। और उस समय वो लोग यूफ्रेट्स नदी को वर्ल्ड रूट बोलते थे। वर्ल्ड रूट का मतलब क्या हुआ? ऐसा आप कह सकते हैं ऐसी नदी जिससे आप दुनिया में कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो मेसोपोटामियंस को ये लगता था कि उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है यूफ्रेट्स नदी से फुलफिल हो जाती है, और वो दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं यूफ्रेट्स नदी से। अब देखिए, सामान का आदान प्रदान तो हो रहा है, लेकिन ये आदान प्रदान कैसा है सर? ये बार्टर सिस्टम के थ्रू है। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि सामान के बदले में सामान देना। अब ऑब्वियसली इतना ज्यादा सामान का जब लेन देन हो रहा है, तो क्या हम दिमाग में ये सारी चीजें याद रख सकते हैं? नहीं सर, बहुत मुश्किल हो जाता है इतनी सारी चीजें दिमाग में याद रखना। तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ी कि हम लिखाई की शुरुआत करें, किसी प्रकार की लिखाई की शुरुआत करें। अब मेसोपोटामियंस को यहीं से जरूरत पड़ी राइटिंग की। अब चूंकि व्यापार हो रहा है, बहुत बड़े स्तर पे सामान का लेन देन हो रहा है, तो जरूरत पड़ी कि रिकॉर्ड कीपिंग की जाए, हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाए। माना जाता है कि मेसोपोटामियंस ने सबसे पहले लिखाई की शुरुआत 3200 बीसी के आसपास ही शुरू कर दी थी। क्यों? क्योंकि हमें मेसोपोटामियंस का सबसे पहला टैबलेट 3200 बीसी के आसपास मिलता है। अब ये सर टैबलेट क्या होता है? ये मिट्टी का एक ऐसा रेक्टेंगुलर वो एक पट्टी बना लेते थे, जिसको टैबलेट, क्ले टैबलेट बोला जाता था, और मेसोपोटामियंस इन्हीं क्ले टैबलेट्स में लिखाई करते थे। अब इन टैबलेट्स में लिखाई क्या की जाती थी? तो देखो, पहली चीज क्या, मेसोपोटामियंस सामान का लेन देन कर रहे हैं दूसरे देशों के साथ। इसी के साथ साथ मेसोपोटामिया में क्या होता था कि लोगों को सामान दिया जाता था, लोगों के बीच में सामान बांटा जाता था, लोग काम करते थे, बदले में उनको सामान बांटा जाता था। तो वो सारी लिस्ट मेंटेन की जाती थी। अब इनिशियली क्या हुआ कि मेसोपोटामियंस ने कोई अक्षर का विकास नहीं किया। सबसे पहला जो टैबलेट हमें मिलता है उसमें मेसोपोटामियंस बस चित्रों का इस्तेमाल करते थे, मतलब अभी तक उन्होंने अक्षरों का विकास नहीं किया था। ऑल्दो उन्होंने 3200 बीसी से लिखना शुरू कर दिया था, बट अभी भी उन्होंने अक्षरों का विकास नहीं किया था। अभी वो क्या करते थे, सामान के लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए वो बेसिकली बस सिंबल्स बना देते। जैसे उन्होंने ये सिंबल बना दिया ऑक्स के लिए, ये घर के सामान के लिए बना दिया, ये देखो ये अनाज और मछलियों के लिए निशान बना दिए। तो वो क्या करते थे, अलग अलग जैसी चीज उनको सामने दिखाई दे रही है वैसे ही चित्र बनाकर, सिंबल्स बनाकर वो उस चीज को दर्शा देते थे कि भाई देखो साहब, ये सामान इतनी बार दिया गया। तो सबसे पुराने जो मेसोपोटामिया के टैबलेट्स मिलते हैं उसमें वो केवल पिक्चर्स और साइंस का इस्तेमाल करते हैं या नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो क्ले टैबलेट्स पर बेसिकली लिखाई किया करते थे। और इन क्ले टैबलेट्स में क्या होता था, सामान की लिस्ट होती थी जो मंदिरों, उरूक के मंदिरों से लोगों को बांटा जाता था। अब लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में अंतर क्या होता है, तो समझना, लैंग्वेज क्या होती है जो मैं बोल रहा हूं, और स्क्रिप्ट क्या होती है कि जिन चिन्हों का इस्तेमाल करके मैंने बोली हुई भाषा को लिखा है। तो मेसोपोटामियंस ने सबसे पहली लैंग्वेज का डेवलपमेंट तो कर लिया था, लेकिन अभी तक उन्होंने स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट नहीं किया था। तो वो सिर्फ अभी सिंबल्स बनाकर लिखाई करते थे, राइट सर। अब आगे चलकर क्या हुआ कि मेसोपोटामियंस ने कुछ अक्षरों की विकास किया, जिसके तहत उन्होंने बोली हुई भाषा को लिखना शुरू किया, और इसको बोला जाता है क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो मिट्टी के इन पट्टिकाओं के ऊपर कुछ कीलाकार अक्षर बना रहे हैं, ये कील जैसे अक्षर दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, यूं तो पहले वो केवल सिंबल्स और पिक्चर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कीलाकार अक्षर लिखने शुरू किए, जिन कीलाकार अक्षरों का कुछ मतलब होता था। और ये जो नई स्क्रिप्ट उन्होंने डेवलपमेंट की, इस स्क्रिप्ट को बोला जाता है क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट।
इस स्क्रिप्ट को क्या बोला जाता है मेरी जान? क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। ये क्यूनिफॉर्म शब्द जो है ये लैटिन शब्द से बना हुआ है, क्यूनियस एंड फॉर्मा। क्यूनियस का मतलब होता है नुकीले, वेज का मतलब क्या होता है? नुकीला, कील जैसे अक्षर, नुकीला, और फॉर्मा का मतलब होता है शेप। तो ये जो नए नुकीले अक्षर उन्होंने लिखने शुरू किए, दिस वाज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म। माना जाता है इसका विकास 2600 बीसी के आसपास तक आते आते प्रॉपर तरीके से हो गया था, जब भाषा जो वो लिख रहे थे वो थी सुमेरियन भाषा, और जिस लिपि का वो इस्तेमाल कर रहे थे वो थी क्यूनिफॉर्म लिपि। अब यूजेस क्या होते थे राइटिंग के? सबसे पहले तो सबसे पहली राइटिंग का इस्तेमाल तो भाई रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कि क्या लेन देन हो रहा है, डिक्शनरी बनाने के लिए, लैंड ग्रांट जमीन का दान किसी को दिया जा रहा है वो लिखने के लिए, नियम कानूनों की किताबें लिखने के लिए, राजा की कहानियां लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे चलकर क्या हुआ, जब 2400 बीसी के आसपास शहरों का विकास अकड़ में होना शुरू हुआ तो उन्होंने अकड़ियन भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट अभी भी क्यूनिफॉर्म ही थी। अब सिस्टम ऑफ राइटिंग की, ये लिखाई की व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो देखो, राइटिंग जो थी इनिशियली एक स्किल होती थी, क्योंकि देखो आपको लिखने के लिए आपको अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, अक्षरों का मतलब पता होना चाहिए, स्पेलिंग आनी चाहिए। तो राइटिंग जो थी एक स्किल थी, ठीक है। और मेसोपोटामिया में लिखाई करने का जो काम होता था वो स्क्राइब करते थे, जो लेखाकार होते थे उनको ये काम दिया जाता था। जनरली क्या होता था कि मिट्टी की एक पट्टिका बना ली जाती थी और गीली मिट्टी पर रीड से अक्षर उसमें उकेरे जाते थे। अब दिक्कत यहां पर सबसे बड़ी क्या थी कि ये जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हो रहा है ना, तो इस क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में ये जो एक सिंबल है, मतलब ये जो एक सिंबल है ये कोई एक अक्षर नहीं है या कोई अल्फाबेट नहीं है, ये एक अल्फाबेट या अक्षर का छोटा सा पार्ट है। जैसे से फॉर एग्जांपल कि मुझे समीर लिखना है, तो इंग्लिश में अगर मुझे समीर लिखना है तो समीर लिखने के लिए मेरे पास, मुझे पता है कि मेरे पास कितने अल्फाबेट्स यूज होंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 अल्फाबेट्स लिखकर मैं समीर लिख सकता हूं, राइट सर? मतलब हर एक अक्षर के लिए एक अलग अल्फाबेट है, ये सिंगल अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट कहलाता है। लेकिन अगर मैं ये लिखूं तो ये क्या होगा? सिलेबल, कि शब्द का एक जो हिस्सा होता है उसको सिलेबल बोला जाता है। अब मेसोपोटामिया की ये जो स्क्रिप्ट होती थी ना, इस स्क्रिप्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि हर एक अल्फाबेट के लिए कोई सिंबल नहीं है, बल्कि क्या होता था, एक सिलेबल के लिए एक साइन होता था। मतलब सैम के लिए उनके पास एक सिंबल होगा, ईर के लिए एक सिंबल होगा। तो जब भी मुझे समीर लिखना है तो मुझे सैम वाला पार्ट याद रखना होगा, ईर वाला पार्ट याद रखना होगा। यही कारण है कि 4 से 5000 ऐसे कई सारे सिंबल्स होते थे। वो लोग कॉन्सोनेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते थे कि ए ई आई ओ यू, पुट ला और इन, मतलब शब्द का एक हिस्सा होता था और उसके लिए एक सिंबल होता था। तो अब आपको शब्द बनाने से पहले ये देखना है कि कौन कौन से अक्षरों को मिलाकर ये शब्द बनेगा और फिर उनका सिंबल भी याद रखना है। इसी कारण से लिखना और पढ़ना बहुत मुश्किल होता था। और चूंकि पढ़ाई लिखाई इतनी कठिन थी, यहाँ का सिस्टम ऑफ राइटिंग इतनी कॉम्प्लेक्स थी, तो लिटरेसी लेवल भी बहुत ज्यादा नहीं था मेसोपोटामिया के अंदर। अब ये लिखाई की और व्यापार की शुरुआत किसने कराई? तो हमें देखने को मिलता है कि एक राजा थे जिनका नाम है एनमरकर। उनकी एक एपिक मिलती है, उनका एक महाकाव्य मिलता है 12 टैबलेट्स पर लिखा हुआ, और उसमें कहानी दी गई है कि एनमरकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने व्यापार और लिखने की शुरुआत कराई थी सुमेर के अंदर, विच सजेस्ट इनडायरेक्टली कि साहब राजा वो व्यक्ति होता था जो लिखाई की या व्यापार की शुरुआत कराता था किसी भी एक पर्टिकुलर शहर के अंदर। अब अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, कि सदर्न मेसोपोटामिया में शहरों का निर्माण आखिर किस प्रकार से हुआ, कैसे शहरों का विकास हुआ, कौन कौन से शहर बसे? तो देखो, माना जाता है कि मेसोपोटामिया के इलाकों में 5000 बीसी के आसपास से ही लोगों ने सेटल होना शुरू कर दिया था सदर्न मेसोपोटामिया के इलाकों में, और यही आगे चलकर सबसे पहले शहर बसे। अब अलग अलग प्रकार के शहर या कस्बे थे मेसोपोटामिया के अंदर। कुछ टेम्पल टाउन्स होते थे जो मंदिर के इर्द गिर्द विकसित होते थे, कुछ इंपीरियल सिटीज होती थी जो राजा के रहवास के इर्द गिर्द विकसित होती थी, और कुछ ट्रेडिंग टाउन्स होते थे जो व्यापार के चलते विकसित होते थे। तो इस चैप्टर के अंदर हम टेम्पल टाउन्स और ट्रेडिंग टाउन्स के बारे में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं टेम्पल टाउन्स के बारे में। तो माना जाता है कि टेम्पल टाउन्स का विकास हुआ था मंदिरों के इर्द गिर्द। अब आपको पता है कुछ ऐसे शहर होते हैं जो इंपॉर्टेंट मंदिरों के इर्द गिर्द विकसित होते हैं, तो वो कैसे विकास हुआ मेसोपोटामिया के अंदर? तो होता क्या है, जब 5000 बीसी के आसपास से सदर्न मेसोपोटामिया में लोगों ने सेटल होना शुरू किया, तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने अपने भगवान के लिए छोटे छोटे मंदिर बनाने शुरू किए। अब ये मंदिर इनिशियली कैसे होते थे? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन मंदिरों का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता था कि जो नॉर्मल घर होते थे वो तो चौकोर आकार के होते थे, लेकिन मंदिरों का स्ट्रक्चर ऐसा होता था जहां पर उनकी दीवार रेगुलर इंटरवल पर अंदर और बाहर जाती हुई दिखाई देती थी, राइट सर? अब ये टेम्पल्स लोग क्यों बनाते थे? बिकॉज वो मानते थे कि हमें सारी चीजें हमारे देवी देवताओं ने दी हैं, तो हम उनको याद करते हुए छोटे छोटे घर बनाएंगे भगवान के, जहां पर हम उनकी पूजा करेंगे। इन टेम्पल्स को जिगुराट्स बोला जाता था। दीज टेम्पल्स वर नोन एज जिगुराट्स।
कुछ इंपॉर्टेंट भगवान जिनकी मेसोपोटामिया के लोग पूजा करते थे, मून गॉड ऑफ उर, इन्नाना जो गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर होती थी। और लोग क्या मानते थे कि देवता हर एक चीज के ओनर है, मतलब हमारे पास आज जो कुछ है वो हमें देवताओं ने ही दी है। इनिशियली क्या होता था, टेम्पल टेम्पल बहुत छोटे छोटे होते थे। टेम्पल जो छोटे छोटे होते थे वो सिंगल रूम होते थे, बस एक छोटे से रूम होते थे जहां पर इन देवताओं को पूजा जाता था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, टेम्पल्स बड़े होने लग गए, उनमें आंगन बनाए जाने लगे, उनके इर्द गिर्द कई सारे रूम बनाए जाने लगे। अब इसी के साथ साथ क्या हुआ कि लोगों ने जब सेटल होकर अलग अलग प्रकार के काम करने शुरू किए तो वो सब चीजें पहले भगवान को ला कर देते। सपोज उन्होंने कोई फसल उगाई तो वो पहले पूरी फसल काट के मंदिर में ले जाएंगे और भगवान को चढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ये मानते थे कि ये सब चीजें हमें देवताओं ने ही दी है, तो हम ये सब देवताओं को सबसे पहले चढ़ाएंगे। दूध, दही, मछली, जो भी चीज होती थी वो पहले भगवान को लाकर चढ़ाते थे मंदिर में, और फिर मंदिरों से वो अपने घर ले जाते थे। लेकिन अब जब धीरे धीरे करके टेम्पल बड़े होने लग गए, मंदिर बड़े होने लग गए, तो लोगों ने क्या किया कि सामान को घर ले जाने के बदले मंदिरों में ही रखना शुरू कर दिया। अब वो क्या करते कि मिलकर खेती करते, खेती से जो भी सामान मिलता वो लाकर मंदिरों में रख देते, और मंदिरों में रखकर ही सपोज गेहूं है तो गेहूं से आटा पीसना, दाल है तो उसको साफ करना, कोई और अनाज है तो उसकी प्रोसेसिंग करना, इसी के साथ साथ मछली पकड़ कर लाए या कपड़े बुनने हैं तो वो काम भी मंदिरों में ही करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ये मानते थे कि भाई मंदिर भगवान का ये सब कुछ है, मंदिर में रहकर ही हम ये सारा काम करेंगे तो हमारे लिए बेहतर है। धीरे धीरे करके मंदिर एक ऐसा सेंटर बन गया जहां पर सारे प्रकार के काम हो रहे हैं। मतलब आप देखो कि वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, स्टोरेज और व्यापार। अब एक चीज और आई, मिसोपोटामिया के लोग व्यापार कर रहे थे, मैंने आपको बताया। हाँ सर, कैसा व्यापार सर? बार्टर ट्रेड। किसके साथ? दूसरे देशों के साथ जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो अब मिसोपोटामियंस अपना सारा सामान लाकर कहाँ रख रहे हैं सर? वो सारा अनाज, सारा सामान लाकर मंदिरों में रख रहे हैं। तो अब अगर उनको व्यापार करना है तो सामान कहाँ से लेकर जाएंगे सर? मंदिरों से। और जो सामान लेकर आएंगे वो कहाँ पे रखेंगे? मंदिरों में ही। मंदिर एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया जहां से व्यापार भी हो रहा है, जहां पे प्रोडक्शन भी हो रहा है, जहां पे प्रोसेसिंग भी हो रहा है, जहां पे अब सामान पूरा मंदिर में है तो मंदिर से ही सामान लोगों को बांटा जाएगा ना, लोगों को सामान मंदिरों से बांटा जा रहा है। कुल मिला के सारा काम मंदिर से ही हो रहा है। तो मंदिर क्या एक ऐसी व्यवस्था बन गई जहां पर एक शहरी व्यवस्था की बात हम कर सकते हैं, क्योंकि शहर वो जगह होती है जहां पर सारे एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे काम होते हैं। तो मंदिर क्या वो इलाका बन गया जहां पर सारे शहरी कार्य हो रहे हैं? हाँ सर। अब मंदिर से ही इतना ज्यादा लेन देन हो रहा है तो क्या रिकॉर्ड कीपिंग या राइटिंग की शुरुआत भी मंदिरों से ही होगी? हाँ सर, बिल्कुल होगी। अब मंदिर बिकेम एन इंपॉर्टेंट सेंटर। ठीक है, अब मंदिर के आसपास शहर कैसे बसे इसके बारे में बात करते हैं। पहले क्या होता था, लोग मंदिरों से दूर दूर छोटे छोटे गांवों में रहते थे। अब मिसोपोटामिया के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत सारे थे, लेकिन इस नेचर की भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी। कैसी प्रॉब्लम्स? कुछ मैनमेड प्रॉब्लम्स थी, कुछ प्राकृतिक कारण थे। मैनमेड मतलब इंसान द्वारा बनाई गई समस्याएं कैसी थी कि होता क्या था, आपने देखा कि ये नदियां ऊपर से नीचे बहकर आ रही हैं, तो ऊपर रहने वाले लोग क्या करते थे ऊपरी हिस्सों में कि वो पूरा पानी या तो कभी इस्तेमाल कर लेते थे तो नीचे वालों को पानी नहीं मिल पाता था, या तो वो नदियों के रास्ते को साफ नहीं करते थे जिससे पानी अच्छे तरीके से नीचे नहीं आ पाता था। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती थी, कई बार क्या होता था सूखा पड़ जाता था, कई बार क्या होता था कि नदी अपना रास्ता बदल लेती थी, कई बार नदियों में बाढ़ आ जाती थी, जिसके कारण लोगों को बड़ी समस्या होती थी। अब चूंकि कभी बाढ़ आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, या पानी बढ़िया से नहीं मिल रहा है, तो लोगों के बीच में हो जाती थी लड़ाइयां। लड़ाई किस चीज को लेके सर? जमीन को लेके और पानी को लेके। तो अर्ली मेसोपोटामियंस लगातार लड़ाई करते रहते थे। किस चीज को लेकर? जमीन और पानी को लेकर। अब जब लड़ाई होती थी तो ऑब्वियस सी बात से ग्रुप बनते थे, कुछ ग्रुप्स बनते थे आपस में लड़ने के लिए। अब उस ग्रुप में एक लीडर भी बनता था जिसको चीफ बोला जाता था। अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब लगातार युद्ध होने लगे तो लोगों ने अपने ग्रुप्स बनाने शुरू किए और अपना एक लीडर चुनना शुरू किया। अब जो लोग युद्ध जीत जाते वो दूसरे लोगों को लूट लेते और लूट कर पैसा अपने बीच में बांट लेते। जो लोग हार जाते उनको पकड़कर गुलाम या दास बना लिया जाता और उनसे काम कराया जाता। अब जब धीरे धीरे करके युद्ध बढ़ने लग गए तो लोगों को क्या समझ आया कि हमें एक रेगुलर ग्रुप बनाकर रखना चाहिए और हमें एक सरदार रखना चाहिए, क्योंकि हमारा एक चीफ, एक सरदार होगा, एक लीडर होगा, तो हम युद्ध में जीत पाएंगे, हमारे युद्ध में जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और हम सुरक्षित रहेंगे। जब युद्ध लगातार होने लग गए तो चीफ की अथॉरिटी इंपॉर्टेंट हो गई। अब हमें एक चीफ चाहिए, एक सरदार चाहिए। क्यों चाहिए सरदार? जो हमें युद्ध में लीड करे, हम युद्ध में जो जीते उसको बराबरी से बांटे, कोई भी ऐसा भेदभाव ना करे, ताकि हम इक्वली सब बांट पाए, जो व्यापार करवा सके हमारे लिए, जो मंदिरों को सजा सके और जो लोगों की भलाई कर सके, क्योंकि सब लोग एक ग्रुप में रहेंगे तो सबकी भलाई हो पाएगी और इससे क्या होगा, कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। अब हुआ क्या, धीरे धीरे करके चीफ इंपॉर्टेंट होने लग गया। अब चीफ ने क्या किया, चीफ ने देखा कि देखो साहब ये युद्ध लगातार होते रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हम सबको दूर दराज के गांवों को छोड़कर एक साथ एक जगह पर रहना शुरू कर देना चाहिए, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, हम लोग, हमारी सेफ्टी भी बनी रहे और हम सबका वेलफेयर भी हो सके।
अब उनके पास कौन सी वो जगह थी जहां पर वो सभी लोग आकर एक साथ रह सकते हैं? सर सिंपल है, वो टेंपल था। लोगों ने क्या किया, टेंपल के आसपास आकर बसना शुरू किया और अपने इर्द गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें बनानी शुरू कर दी। क्यों? ताकि वो सुरक्षित रह सके, एक ही जगह पर रहेंगे तो उनका भलाई भी अच्छे से हो पाएगी, एंड दे विल बी प्रोटेक्टेड, वो अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। मंदिर बिकेम द सेंटर और मंदिर के आसपास आकर लोगों ने रहना शुरू कर दिया। दिस इज हाउ टेंपल टाउन्स दे डेवलप। जैसे उरुक एक टेंपल टाउन था, तो उरुक में आपको देखने को मिलेगा कि पहले उरुक के आसपास बहुत कम लोग रहते थे, लेकिन धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि कई सारे लोग उरुक के आसपास आकर बसने शुरू हो गए। उरुक का साइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि मंदिरों के इर्द गिर्द शहरों का निर्माण होना शुरू हुआ। अब इन शहरों के अंदर जीवन किस प्रकार का होता था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले, अब लोगों ने जब मंदिरों में रहना शुरू कर दिया तो लोग क्या करते थे? काम करते थे मंदिरों के लिए, शहर बनाना, खेती करना, दीवारें बनाना, रोड बनाना, सड़कें बनाना, ये सारे व्यापार करना, और बदले में लोगों को मिलता था सामान। बदले में लोगों को क्या मिलता था? सामान। तो बेसिकली क्या देखने को मिलता है कि उरूक के अंदर या सदर्न मेसोपोटामिया के अंदर लोगों से टैक्स सामान के उसमें फॉर्म में नहीं लिया जाता था, लोगों से टैक्स लिया जाता था उनकी मजदूरी के फॉर्म में, कि हर एक व्यक्ति को मजदूरी करनी पड़ती थी और मजदूरी के बदले में उनको राशन दिया जाता था, और उन्हीं राशन की लिस्ट हमें मिलती है मेसोपोटामिया के मंदिरों से। अब इसी के साथ साथ आपको एक चीज और समझनी होगी कि अब चूंकि मंदिर एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया है तो मंदिर के पुजारी की अथॉरिटी भी बढ़ गई है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो मंदिर के जो पुजारी हैं वो सबसे सर्वोच्च हो जाते हैं और उन्हीं को लोग अपना राजा मान लेते हैं। दैट इज वाई दे आर नोन एज प्रीस्ट किंग्स, है ना। इन शहरों के हेड कौन होते थे सर? ये हेड होते थे प्रीस्ट किंग, पुजारी राजा। अब माना जाता है कि उरूक के इलाकों में, माना जाता है कि उरूक के इलाकों में कई सारे विकास होने शुरू हुए, कई सारे मेजर डेवलपमेंट होने शुरू हुए। किस टाइम पीरियड में सर? माना जाता है कि उरूक के इलाकों में हमें कई सारे मेजर डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं 3000 बीसीई के आसपास। कब सर? 3000 बीसीई के आसपास। इन डेवलपमेंट्स के चलते उरूक का और तेजी से विकास होना शुरू हो गया। कौन कौन से डेवलपमेंट थे वो सर? कौन कौन से डेवलपमेंट्स थे वो सर? सबसे पहली चीज ब्रॉन्ज का इस्तेमाल। आपको पता है हमने बात की थी कि उरूक के मतलब मेसोपोटामिया के शहरों में लोगों ने ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, उसके टूल्स और वेपन्स बनाने शुरू कर दिए थे, औजार और हथियार बनाने शुरू कर दिए थे। इसी के साथ साथ लोगों ने उरूक के इलाकों में लोगों ने ब्रिक्स, ईंटों की पिलर्स बनाने सीख लिए थे। अब ईंटों के पिलर्स बनाने से क्या हो सकता था? वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना सकते थे। पहले क्या होता था? वो लकड़ी के पिलर्स यूज करते थे, जिसके कारण ज्यादा ऊंची या ज्यादा भारी बिल्डिंग बनाना मुश्किल होता था। लेकिन जब उन्होंने एक बार ईंटों के पिलर बनाने शुरू किए तो वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना सकते हैं। उन्होंने भट्टी की ईंटों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उन्होंने पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उन्होंने क्ले के कोन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया दीवारों को सजाने के लिए। ऐसे कोन्स का इस्तेमाल करते थे, मिट्टी के कोन बनाते थे और उनको दीवारों में धंसा देते थे अलग अलग रंगों के, जिससे बहुत खूबसूरत नजारा बनता था। उन्होंने अलग अलग पत्थरों से बहुत खूबसूरत मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। अपन ने देखा है ना, हमें एक वारका हेड मिला है, क्या खूबसूरत स्टैचू था। इसी टाइम पे पॉटर्स व्हील का डेवलपमेंट हुआ। पॉटर्स व्हील का मतलब क्या हुआ? चरखे का विकास हुआ, जिस चरखे से अब हम अलग अलग प्रकार के मटके बना सकते थे, और इन लोगों ने सील का इस्तेमाल, मुहर का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे लंबी दूरी का व्यापार हो सकता था। इससे सवाल आता है कि टेक्निकल एडवांसेस क्या क्या हुए उरूक में, तो ये आपको याद रखना है। अब लाइफ इन द सिटी, माना जाता है कि इन शहरों के अंदर दो प्रकार के लोग रहते थे। ये तो हमने देख लिया, एक तो होता था रूलिंग एलिट, अमीर लोग जो रूल कर रहे हैं, और कॉमन पीपल। हमें कैसे पता चला कि ये अमीर लोग रहते थे? क्योंकि हमें कई सारे महंगी वस्तुएं मिली हैं, जैसे महंगी ज्वेलरी मिली है ना, हमें डैगर, कटार मिली हैं, चाकू मिले हैं जो सोने के बने हुए हैं, जो किसी प्रकार से राजा किसी पर्टिकुलर पूजा पाठ में इस्तेमाल करता रहा होगा। बहुत महंगे महंगे बर्तन मिले हैं हमें यहाँ से, सोने के आभूषण मिले हैं यहाँ पे, जो हमें बताता है कि अमीर लोग यहाँ पर रहते थे। इनफैक्ट हमें राजा और रानियों के कई सारे ग्रेव्स मिले हैं, उनके कब्र मिली हैं, जो दर्शाती हैं कि यहाँ पर अमीर लोग रह रहे थे। अब सामाजिक जीवन की बात की जाए मेसोपोटामियंस के, तो क्या पता चलता है कि मेसोपोटामियंस न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या हुआ सर? ऐसी फैमिली जहां पर मदर, फादर और बच्चे रहते थे, दैट्स इट। ये सोसाइटी पैट्रियार्कल की थी, जहां पर पिताजी फैमिली के हेड होते थे। यहाँ पर जनरली शादियां अरेंज मैरिजेस होती थी, जहां पर दो फैमिलीज आपस में शादी करने के लिए अग्री करती थी और बाद में उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स होता था। इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि शादी के दौरान महिलाओं को उनके पिताजी के द्वारा उनकी प्रॉपर्टी का एक शेयर मिलता था। प्रॉपर्टी का शेयर मतलब पैसे मिलते थे, कि जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी का हिस्सा, उसका एक हिस्सा हम तुम्हें दे देते हैं पैसे के फॉर्म में। लेकिन पिताजी की जो प्रॉपर्टी, जैसे उनकी घर हो गए, उनके खेत हो गए, उनके जो पशु हो गए, वो बेटों को ही मिलते थे। बेटियों को बदले में पैसा या कुछ और चीज दे दी जाती थी, या उनको घर का सामान दे दिया जाता था, जितनी उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा होता था उस फॉर्म में।
इसी के साथ साथ हमें शहरों की बात की जाए तो टाउन्स जो थे मेसोपोटामिया के वो अनप्लान्ड टाउन्स थे। हमें क्या पता चलता है कि मेसोपोटामिया के शहरों को बिना प्लानिंग के बसाया जाता था। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि वहां पर सड़कें जो हैं बहुत आड़ी तिरछी और बहुत छोटी छोटी सड़कें मिली हैं। घरों के शेप बहुत ही इरेगुलर हैं। ड्रेनेज व्यवस्था नहीं है वहां पे, नालियों की व्यवस्था नहीं है। लोग घरों का पानी सड़कों पे फेंक देते थे। इसी के साथ साथ लोग घर बनाते समय प्रिवेसी का काफी कंसर्न रखते थे। मतलब कभी भी आप देखेंगे कि नॉर्मल लेवल पर खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी और कभी भी दरवाजे से आप पूरे घर के अंदर का व्यू नहीं देख सकते थे। इसी के साथ साथ घर को बनाने के लिए कई सारे सुपरस्टिशंस थे, पुरानी मान्यताएं थी कि भाई घर का अगर चौखट सड़क से ऊपर होगा तो घर में संपत्ति आएगी, और वहीं पर अगर घर का दरवाजा बाहर की तरफ खुलेगा तो पत्नी अपने पति को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करेगी। इसी के साथ साथ शहरों के अंदर हमें कब्रिस्तान भी देखने को मिलते हैं जहां पर आम आदमी और राजा रानियों दोनों को दफनाया जाता था। इसी के साथ साथ मेसोपोटामिया के लोग अपने घरों के अंदर भी अपने मृत लोगों को दफनाने के बारे में मतलब सोचते थे और उनको दफनाते भी थे। ये प्रथा को फॉलो करते थे। अब ये तो हमने बात कर ली एक रिलीजियस टाउन के बारे में या एक टेम्पल टाउन के बारे में। अब हम बात करते हैं एक दूसरे टाउन के बारे में, एक दूसरे शहर के बारे में जिसका नाम है मारी। मारी की अगर मैं बात करूं तो वो सदर्न मेसोपोटामिया में नहीं लोकेटेड है, वो लोकेटेड है अपर मेसोपोटामिया में। ये देखिए, हमने उर और उरूक की बात की तो वो दोनों तो सदर्न मेसोपोटामिया थे, लेकिन मारी आप देखो कितना ऊपर स्थापित है। तो मारी में शहरों का विकास कैसे हुआ? तो मारी के अंदर शहर का विकास हुआ व्यापार के चलते। माना जाता है 2000 बीसी के आसपास मारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर बन गया। रॉयल कैपिटल ऑफ मारी, मारी का जो ये रॉयल कैपिटल था, इट बिकेम एन इंपॉर्टेंट सेंटर। दिस रॉयल कैपिटल ऑफ मारी, इट बिकेम एन इंपॉर्टेंट सेंटर। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया जहां पर शहरों का विकास होना शुरू हुआ 2000 बीसी के आसपास। अच्छा सर, मारी का विकास किस प्रकार से हुआ? मारी का विकास क्यों हुआ? क्योंकि भाई यहाँ तो इतनी ज्यादा खेती भी नहीं हो रही है और ये सदर्न मेसोपोटामिया में भी नहीं है। इसका सबसे मेन रीजन था कि ये एक इंपॉर्टेंट सेंटर था जहां पे व्यापार होता था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यूफ्रेट्स नदी के ऊपर वाले पार्ट में लोकेटेड है, यूफ्रेट्स नदी के जस्ट बगल में लोकेटेड है। एंड यहाँ पर व्यापार के चलते इस शहर का विकास हुआ। अब मारी की बात की जाए तो मारी में दो प्रकार के लोग रहते थे। एक बड़ा ग्रुप जो पास्टोरलिज्म, चरवाहे का ग्रुप था, जो यंग एनिमल्स को रखता था, जो चीज, लेदर, मीट और कैटल मैन्यूअर, छींची, जो जानवरों की छींची होती थी, वो सब प्रोवाइड कराता था किसको? किसानों को। सर जानवरों की छींची कैसे? समझाता हूं। किसान जो होते थे वो खेती करते थे, है ना, अनाज, मेटल, टूल्स प्रोवाइड कराते थे इन पास्टोरलिस्ट को। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मारी में ये ऐसा मैप है। अब इस मैप को समझो तो मारी में ये यूफ्रेट्स नदी के इर्द गिर्द के लोग खेती कर रहे हैं और बाकी के यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं सर? ये लोग चरवाहे का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर रहने वाले लोग दे आर पास्टोरलिस्ट, और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो लोग कर रहे हैं खेती। क्या कर रहे हैं मेरी जान? वो लोग कर रहे हैं साहब खेती, एग्रीकल्चर। क्या कर रहे हैं वो लोग? सर वो लोग कर रहे हैं एग्रीकल्चर। अब ये दोनों लोग क्या करते हैं? आपस में सामान का लेन देन करते हैं। पास्टोरलिस्ट के पास जानवर हैं तो वो एनिमल प्रोडक्ट्स इन किसानों को देते हैं, किसान बदले में अनाज, टूल्स किसको देते हैं? पास्टोरलिस्ट को। लेकिन इनके बीच के जो रिलेशन है, कई बार इनमें दिक्कतें भी आ जाती थी। क्यों? होता क्या था कि चरवाहे कई बार किसानों को लूट लेते थे, या जब वो जंगलों ये खेतों से होते हुए पानी पिलाने के लिए अपने जानवरों को लेके जाते थे तो खेतों को नष्ट कर देते थे। बदले में किसान रास्ता बंद कर देते थे जिससे ये चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए नहीं जा पाते थे। नेवरदीलेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे ये चरवाहे जो ग्रुप्स जो हैं ये आकर इस मेसोपोटामिया के मारी के इस इलाके में सेटल होने लग गए जहां पर खेती होती थी। अब ये जनरली क्या करते थे? ये गुलामों की तरह आते थे या मजदूरों की तरह आते थे और अपने जानवरों को लेकर आते थे। तो जब भी खेत कट जाते थे तो वो अपने जानवरों को खेतों में घुमाते थे, जानवर खेतों में छींची करते थे जिससे कि खाद बन जाती थी, किसानों का फायदा होता था। अब कई सारे ऐसे ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे कि ये जो डेजर्ट का इलाका है, ये जो सदर्न डेजर्ट का इलाका है, यहाँ से उठ के मारी के इलाकों में जाकर सेटल हो गए कई सारे अलग अलग ग्रुप्स। अब इनमें से कुछ ग्रुप ऐसे हुए जिन्होंने वहां सेटल होकर वहां पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, काफी अच्छा खासा पैसा कमा लिया और मारी के राजा बन गए। यू विल सी कि पास्टोरलिस्ट और एग्रीकल्चरलिस्ट के बीच में लड़ाई चलती रहती थी। इनफैक्ट कई सारी नोमैडिक कम्युनिटीज वेस्टर्न डेजर्ट्स के इलाकों से मारी के इलाकों में आई और मारी के इलाकों में आकर सेटल हो गई, इन इलाकों में सेटल हो गई। ऑल्दो ओरिजिनली वो कैसे आए सर? वो आए मजदूर बनकर, काम करने वाले लोग बनकर, लेकिन वो वहां पर उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली, पैसे उन्होंने बना लिए और वहां के रूलर बन गए। कुछ ऐसे ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे अकडियन, एमोराइट्स, असीरियन, आर्मियंस। इन्हीं में से ये जो ग्रुप था एमोराइट्स, माना जाता है दीज एमोराइट्स बिकेम द किंग्स ऑफ मारी। यही वो एमोराइट्स थे जो आगे चलकर मारी के राजा बन गए। अब ये मारी के राजा एमोराइट्स जो थे ये
मेसोपोटामिया के ओरिजिनल लोगों से अलग थे। कैसे अलग थे सर? क्योंकि मेसोपोटामिया के राजाओं की जो वेशभूषा थी मारी के राजाओं से अलग थी। मारी के राजाओं की ड्रेस अलग थी अगर आप ध्यान से देखें, और ये लोग डगन की पूजा करते थे जो घास के मैदानों के देवता थे। अब मारी की पूरी इनकम कैसे आती थी? तो अगर आप ध्यान देंगे तो यूफ्रेट्स नदी के ऊपर लोकेटेड थे टर्की, सीरिया, लेबनान, जहां से वुड, कॉपर, टिन, ऑयल, वाइन, स्टोन आता था। अब ये सामान यूफ्रेट्स नदी से सदर्न मेसोपोटामिया में आता था जहां पर खेती हो रही है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन हो रहा है। अब सदर्न मेसोपोटामिया से खेती का सामान ऊपर जा रहा है, ऊपर से सामान नीचे आ रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा व्यापार यूफ्रेट्स नदी के थ्रू हो रहा है, और यूफ्रेट्स नदी में ही लोकेटेड है मारी। तो मारी के जो ऑफिसर्स होते थे वो क्या करते थे? इस व्यापार को कंट्रोल करते थे। और जब भी कोई सामान का लेन देन होता था, जब भी कोई सामान नॉर्थ से साउथ आता था, तो नाव को मारी पे रोक लिया जाता था, ऑफिसर्स नाव पर चढ़ते थे, और नाव पे चढ़ने के बाद वो बेसिकली जितना भी सामान उस नाव पर होता था उसका 1/10वां हिस्सा एज अ टैक्स रख लेते थे। एंड दिस इज हाउ मारी का इलाका इट बिकेम अ शहर। ये देखिए, सीरिया, लेबनान, इनफैक्ट सिप्रस आइलैंड से कॉपर आता था। सिप्रस, ये अलाशिया पुराना नाम है इसका, यहां से कॉपर आता था। और मारी का राजा बहुत फेमस था, उनका एक पैलेस भी हमें देखता है विच इज किंग जिमरलिन का पैलेस। ठीक है, अब लिगेसी ऑफ राइटिंग, हमने क्या बात की कि राइटिंग की शुरुआत मेसोपोटामियंस ने की थी, और राइटिंग के चलते उन्होंने बहुत सारे विकास किए थे। सबसे बड़ी लिगेसी थी उनकी टाइम कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स। उन्होंने टाइम को कैलकुलेट करना शुरू किया और मैथमेटिक्स करना शुरू किया। 1800 बीसी के आसपास हमें एक टैबलेट मिलते हैं कुछ मेसोपोटामिया से, जिनमें उन्होंने मैथमेटिक्स के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और इनफैक्ट एक टैबलेट मिलता है जिसमें √2 का इक्वेशन दिया हुआ है, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू कहीं ना कहीं आज की करंट वैल्यू से लगभग 99.99% मिलती है। इसी के साथ साथ मेसोपोटामियंस ने टाइम का भी अच्छा खासा डेवलपमेंट कर लिया था, टाइम की स्टडी कर ली थी उन्होंने। साल को 12 महीने में डिवाइड किया हुआ था मून के रेवोल्यूशन से। एक महीने को 4 हफ्तों में, एक दिन को 24 घंटों में, और एक घंटे को 60 मिनट में डिवाइड किया होता है। इसी के साथ साथ वो लोग सोलर और लूनर एक्लिप्स, एक्लिप्स का मतलब क्या होता है सर? ग्रहण, सूर्य और चंद्र ग्रहण की भी स्टडी करते हैं मंथ, साल और दिन के हिसाब से, और उनको रिकॉर्ड करते थे। इसी के साथ साथ वो स्टार्स की पोजीशन और कॉन्स्टिलेशंस, कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स, उनकी भी स्टडी करते थे। इनफैक्ट मेसोपोटामिया के यहाँ पे बहुत बढ़िया स्कूलिंग सिस्टम का भी डेवलपमेंट था, जहां पर बच्चों को केवल ऑफिसर बनने के लिए नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि उन्हें रिकॉर्ड कीपर और रिसर्चर के तरीके से भी विकसित किया जाता था, उनको डेवलप किया जाता था। अब मेसोपोटामिया में ही आपको देखने को मिलेगा कि एक राजा थे जिनका नाम है आसुरबनीपाल, जो असीरिया के राजा थे। उन्होंने एक लाइब्रेरी विकसित की थी अपनी कैपिटल नानीवे में। लॉर्ड नाबू के टेंपल में एक लाइब्रेरी विकसित की थी जहां पर उन्होंने कई सारे टैबलेट और बुक्स को इकट्ठा किया था, और उनकी कैटलॉगिंग भी की थी। उनको कैटलॉग किया था कि कौन सी जगह पे कौन सी बुक या टैबलेट आपको मिल जाएगी। उस लाइब्रेरी में 1000 से ज्यादा टेक्स्ट और 30,000 से ज्यादा टैबलेट्स रखे गए थे। कैन यू इमेजिन, उस टाइम पे इन्होंने लाइब्रेरी बनाई थी। ऐसे ही एक राजा थे बेबीलोनिया के, जिनका नाम था नाबोनेडुस। अब बेबीलोनिया की बात की जाए तो बेबीलोनिया के ऊपर पहले असीरियंस ने कब्जा किया था, जिसको नाबोपोलासार ने आजाद कराया। आगे चलकर अक्केमेनिड, अक्केमेनिड कौन थे सर? ये ईरान के राजा थे। तो अक्केमेनिड अंपायर ने क्या किया, ईरानियंस ने क्या किया, बेबीलोनिया के ऊपर कब्जा कर लिया। और मैंने आपको बताया कि इसके बाद ग्रीस के राजा अलेक्जेंडर ने बेबीलोनिया पर कब्जा किया। अब जब बेबीलोनिया अपने पीक पर था तो उसके आखिरी इंडिपेंडेंट राजा थे नाबोनेडुस, और नाबोनेडुस माने जाते हैं वो व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय में भी खुदाई करवानी शुरू कर दी थी। वो एक सपने के बारे में बात करते हैं जहां पर एक देवी उनके सपने में आई और बोला कि तुमने सदन मेसोपोटामिया के मंदिरों में बहुत समय से किसी भी पुजारी महिला को नहीं भेजा। तो नाबोनेडुस क्या करते हैं, अपनी बेटी को एक पुजारी महिला की तरह तैयार करते हैं और सदन टेंपल में भेज देते हैं। और कैसे तैयार करते हैं वो? उनको एक पुराना टैबलेट मिलता है जिसमें एक महिला का चित्र बना हुआ होता है, तो वैसी ही वेशभूषा पहनाकर वो उनको टेंपल में भेज देते हैं। इसी के साथ साथ उनको एक स्टैचू मिलता है किंग सारगोन का, जो कि अकड़ के राजा थे। तो नाबोनेडुस उसको रिपेयर भी करवाते हैं, विच सजेस्ट कि उस टाइम के राजाओं ने उसी समय खुदाई करनी शुरू कर दी थी और अपना इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया था। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मेसोपोटामिया के लोग कितने ज्यादा विकसित थे। तो भाई ये हो गया है हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म। आई होप मैं आपको अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर पाया हूँ। प्लस मैंने नोट्स इस तरीके से यहाँ पर आपको दिए हैं कि किसी भी टॉपिक पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप इन नोट्स के पॉइंटर्स का इस्तेमाल करके अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको चैप्टर। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय।